हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 17। इससे पहले इस कहानी के 16 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। संजय काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बोलता है कि संध्या चली जाओ मेरी ज़िंदगी से और कभी भी पलट कर मत आना मेरी लाइफ में। संध्या नम आंखों से अपनी आंखों में आंसू लिए संजय को देखे जा रही थी। तो वहीं चंद्रकला और दिग्विजय सिंह जी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। नील उसका तो रो रो कर बुरा हाल था, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। रुद्र, शुभ और निहाल चुपचाप से खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे। उनकी आंखों से भी आंसू टपक रहे थे, मगर वो अभी इतनी समझ में नहीं थे कि वो कुछ भी समझ पाते। तो आप देखते हैं आगे फ्लैशबैक में क्या होता है। चंद्रकला काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बोलती हैं कि संजय बस बहुत हो गया है, मैं तुम्हारी बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रही हूँ। इससे ज़्यादा बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मैं तुम्हारी। तुम होते कौन हो संध्या के बारे में ऐसा बोलने वाले और इसे घर से निकालने वाले? ये घर मेरा है, इस घर का डिसीजन लेने का हक सिर्फ मुझे या फिर तेरे पिताजी को है, समझा? तू संध्या को इस घर से नहीं निकाल सकता है। अगर तुझे संध्या से दूर रहना है तो तू इस घर से जा सकता है। संध्या इस घर से कहीं भी नहीं जाएगी। तेरे बच्चों की माँ है वो, और एक बच्चे की नहीं, चार चार बच्चों की माँ है, समझा? तू अपने बच्चों की माँ के साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, तुझे शर्म आनी चाहिए। हो क्या गया है तुझे संजय? क्या हो गया है? क्या कहीं बाहर तुझे कोई चुड़ैल पसंद आ गई है क्या? ये सुनकर तो संजय ने भी काफी ज्यादा गुस्से में चंद्रकला की तरफ देखा और गुस्से में बोला कि हाँ, आ गई है मुझे कोई चुड़ैल पसंद। सुन लिया ना आप सबने? अब इस लड़की से कहो कि मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए, और आप जाते जाते अपने बच्चों को भी लेकर जाए साथ में। मुझे ना इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, ना ही इसके बच्चों की जरूरत है मुझे। दिग्विजय सिंह जी ने भी इस बार काफी ज्यादा गुस्से से संजय का कॉलर पकड़कर दीवार से लगाते हुए कहा कि संजय, संजय, मैं बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हारी ये बकवास को। शायद तुम्हारी माँ में बर्दाश्त करने की हिम्मत है, मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। जान से मार दूंगा तुम्हें अगर मेरी बहू या पोते के बारे में एक भी गलत शब्द कहा तुमने तो, समझे तुम? दिग्विजय सिंह जी भी काफी ज्यादा गुस्से में थे। संजय ने भी दिग्विजय सिंह की आंखों में देखकर गुस्से से कहा कि हाँ हाँ, जब से ये आई है ना, सब इसी की ही तरफ तो है, सब इसका ही साइड लेते हैं। मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है, मुझे तो कोई पहचानता भी नहीं है, मुझे तो कोई कुछ समझता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं ही घर से चला जाता हूँ हमेशा के लिए। यही प्रॉब्लम है ना कि सब संध्या को प्यार करते हैं ना, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता है। तो ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ इस घर से हमेशा के लिए। इतना कहकर संजय भी जैसे ही गुस्से में घर से बाहर जाने लगा तो वहीं संध्या ने भी उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसकी तरफ भरे हुए गले से बोलती है कि आप यही चाहते हैं ना कि मैं आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाऊं? ठीक है, मैं आपसे दूर हो जाती हूं, हमेशा के लिए चली जाऊंगी आपकी ज़िंदगी से। आप इस घर को मत छोड़कर कहीं भी जाइए। संजय गुस्से में बोलता है कि क्यों ना जाऊं मैं घर छोड़कर? तुम तो यही चाहती हो ना कि मुझसे मेरा परिवार दूर हो जाए, मैं अपने परिवार को छोड़कर चला जाऊं। चंद्रकला बोलती है कि संध्या, छोड़ दे उसका हाथ। अगर ये घर से जाना चाहता है और अगर इसे कोई चुड़ैल पसंद आ गई है तो जाए, रहे जाकर ये अपनी उसी चुड़ैल के पास। लेकिन ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये जायदाद सब कुछ तेरा और तेरे बच्चों का है, समझे? तो इस उल्लू के पट्टे का नहीं है, कुछ भी नहीं है इस लड़के का। छोड़ उसका हाथ, छोड़ दे इसका हाथ। संध्या ने भी हल्की सी नजरें घुमाकर चंद्रकला की तरफ देखा और बोली कि मां जी प्लीज शांत हो जाइए, आप प्लीज शांत हो जाइए। मेरी वजह से इस घर में कलेश हो जाए, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ ये। फिर उसने भी संजय की तरफ देखा और कहा कि अगर आप यही चाहते हैं ना कि मैं आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाऊं, तो ठीक है, मैं अपने घर चली जाती हूँ, हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाती हूँ। लेकिन प्लीज़ आप अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं भी मत जाइए, इन बच्चों को गाली मत दीजिए प्लीज़। मैं अग्नि को साक्षी मानकर कहती हूँ कि मैंने पूरी तरीके से आपको ही प्यार किया है और आपके साथ ही ज़िंदगी गुजारूंगी। मैं आपके अलावा किसी और के बारे में आज तक मैंने सोचा भी नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सीता को वनवास मिले तो ठीक है, मैं वनवास भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। इतना कहकर उसने भी अपने आंसुओं को पोंछ लिया और फिर जाकर दिग्विजय जी के पैर छू लिए। दिग्विजय जी भी थोड़ा सा गुस्से से बोलते हैं कि संध्या, पागल हो गई हो क्या तुम? ये कुछ भी डिसीजन लेगा, ये कुछ भी कहेगा तुमसे और तुम उसकी बातों में आ जाओगी, इसके डिसीजन को मान लोगी तुम? संध्या भी अपने आंसुओं को पोंछ कर हाथ जोड़कर बोलती है कि पिताजी प्लीज मेरी बातों को मान लीजिए, आप प्लीज मेरी खातिर मान लीजिए। फिर उसने चंद्रकला को देखा और कहा कि माँ, आप भी मेरी बात को सुनिए प्लीज। आप भी जानती हैं संजय बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, मैं भी जानती हूँ मेरे संजय ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अगर वो मुझे अपने आप से दूर कर रहे हैं या फिर मुझे इस घर
घर से जाने के लिए कह रहे हैं तो ज़रूर कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। प्लीज़ माँ, इस बात को लेकर कोई भी कलेश मत कीजिए प्लीज़। तो दिग्विजय और चंद्रकला दोनों ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में संजय को घूर कर देख रहे थे और संजय ने एक ही पल के लिए अपनी नज़रें नीचे झुका ली, जिसका साफ मतलब ये था कि वो भी ये सब कुछ नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कुछ मजबूरी में ये सब कुछ कर रहा था। संध्या ने भी अपने आंसू को पोंछा और फिर एक बार फिर से चंद्रकला और दिग्विजय जी की तरफ देखकर अपने हाथ जोड़े और जैसे कि कहना चाहती हो कि प्लीज़ घर में कोई भी लड़ाई मत कीजिएगा, किसी से भी कोई गुस्सा गर्मी नहीं होनी चाहिए। इस बार दोनों ने ही संध्या की बात को मान लिया और फिर संध्या भी संजय के सामने जाकर बोलती है कि यही प्रॉब्लम है ना कि मैं आपसे हमेशा के लिए दूर चली जाऊं। ठीक है, हमेशा के लिए दूर चली जाती हूँ, फिर तो आप खुश रहेंगे ना। यकीन मानिए, मैं आपको खुश ही देखना चाहती हूँ, हमेशा और हमेशा के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे बिना भी खुश रहेंगे। इतना कहकर उसने भी संजय के चेहरे को अपने दोनों ही हाथों में भरा और फिर उसके माथे को प्यार से चूम लिया और फिर संजय की आंखों में देखने लगती है। संजय भी अब संध्या की आंखों में देखे जा रहा था। तकलीफ तो उसे भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं संजय की आंखों से पानी आ जाएगा, लेकिन उसने भी अपने इमोशंस को स्ट्रिक्टली हैंडल कर लिया, अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही दबा लिया और फिर संध्या की तरफ से थोड़ा सा गुस्से से मुंह फेर लिया। तो वहीं संध्या भी चुपचाप से अपने आंसुओं को पोंछते हुए घर से बाहर जाने लगती है। उसने पहला ही कदम अभी घर की चौखट के बाहर रखा था कि तभी चंद्रकला काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि सुनो संध्या। संध्या जो कि अभी बाहर जा रही थी वो एकदम से रुक जाती है। चंद्रकला ने भी संजय की तरफ देखा और कहा कि संध्या, अगर तुम घर से बाहर जाओगी ना तो मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ इस घर से बाहर, मुझे भी यहाँ पर नहीं रहना है, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस गिल्ट में नहीं जी सकती हूँ कि मेरी वजह से एक मासूम सी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरे होते हुए तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये सुनकर संध्या ने भी पलटकर चंद्रकला जी को देखा तो फिर चंद्रकला गुस्से में बोलती हैं कि हमने तुम्हारी बात मानी है, इस घर में कोई भी कलेश नहीं करेगा, ना ही तुम्हारे इस पति को कोई कुछ कहेगा, लेकिन अब तुम भी हमारी बातों को मानोगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम कोई भी अपने घर नहीं जाओगी, कहीं भी नहीं जाओगी। तुम उस घर से विदा होकर आ गई हो ना तो फिर अब यही तुम्हारा घर है, ये पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ तुम्हारे बच्चों का है, इस गधे का कुछ भी नहीं है। चलो मैं और तुम हमारे बच्चों के साथ पुश्तैनी हवेली में रहते हैं, यहाँ पर कोई नहीं रहेगा। मैं संध्या को कुछ बोलती उससे पहले ही दिग्विजय जी बोलते हैं कि चंद्रकला तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कहा है तुमने, इस लड़के ने तो कसम खा ली है कि हमारी बात को नहीं मानेगा, ये हमारी इज्जत को ऐसे ही उछालेगा, ये भी नहीं सोचता है कि हम संध्या के माँ बाप को क्या मुँह दिखाएंगे, क्या कहेंगे संध्या के माँ बाप से। चलो हम सब पुश्तैनी हवेली चलते हैं, रहने दो इसे अकेला यहाँ पर, शायद इसे अकेले रहने की आदत पड़ गई है और ये यही चाहता है कि इसके पास कोई भी ना रहे। इतना कहकर दिग्विजय जी ने भी अब शुभ और निहाल दोनों का ही हाथ पकड़ लिया और फिर एक कदम आगे बढ़ाया। ये देखकर तो चंद्रकला भी थोड़ा सा गुस्से में बोलती है कि हाँ हाँ संजय के पिताजी, चलिए चलिए आप सब लोग हमारे साथ ही चलिए। इतना कहकर उसने भी रुद्र का हाथ पकड़ा और फिर नील की कमर पर हल्का सा हाथ फेर कर बोलती हैं कि चल बच्चे चलते हैं, अब हमारा यहाँ पर कोई नहीं है, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हमें यहाँ से जाना होगा। संजय अभी भी चुपचाप से मुंह फेर कर खड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि जैसे न जाने कितनी ही मुश्किलों से वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कितने मुश्किल से वो अपने आप को संभाल रहा है। सबको घर से जाता हुआ देखकर आखिरकार संध्या ने थोड़ा से गुस्से में बोला कि माँ, पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप सब लोग मेरे संजय को छोड़कर चले जाएंगे, मेरे संजय अकेले हो जाएंगे, नहीं रह पाएंगे वो यहाँ पर अकेले, कैसे रहेंगे आप सबके बिना। मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ आप लोगों से, प्लीज़ प्लीज़ मेरे संजय को छोड़कर अकेले बिल्कुल भी मत जाइए। मैं जानती हूँ कि वो ये सब कुछ कर तो रहे मगर कुछ सोच कर ही कर रहे होंगे, कुछ मजबूरी में कर रहे होंगे, प्लीज़ माँ, प्लीज़ पिताजी। तो दिग्विजय जी भी गुस्से से बोले कि किस मिट्टी की बनी हो तुम, किस मिट्टी की बनी हो, सबके सामने वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, तुम्हें इस घर से निकालने के लिए कह रहा है, तुमसे नफरत करने के लिए बोल रहा है, तुम्हें घर से निकालने पर एकदम से आमादा हो गया है, मगर तब फिर भी तुम हो कि जो अभी भी उसकी तरफदारी कर रही हो, उसी का ही सपोर्ट कर रही हो। ना तो तुम्हारी माँ तुम्हारी बात सुनेगी और ना ही अब मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। संध्या ने फिर से हाथ जोड़ ली और उम्मीद भरी नजरों से चंद्रकला और दिग्विजय जी को देखने लगती है। चंद्रकला से भी अब संध्या का रोना देखा नहीं
नहीं किया। उसके दिल में भी अब एकदम से कसक उठती है। उसके आंसू चंद्रकला के सीने में एकदम से खंजर की तरह घोंप रहे थे। आखिरकार उसने भी दांत पीसते हुए दिग्विजय जी की तरफ देखा और कहा कि आप रहिए अपने बेटे के साथ, आप यहीं पर रहेंगे इसके साथ। मैं जाती हूँ अपनी बहू के साथ, मैं अपनी बहू के साथ रहूंगी और आप अपने बेटे के साथ। मत छोड़िए इस गधे को यहाँ पर अकेला, वरना ये लड़की भी रो रो कर मर जाएगी। दिग्विजय जी बोलते हैं कि ये क्या बात हुई चंद्रकला, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने कौन सा गुनाह किया है? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता हूँ। चंद्रकला ने भी अपनी हथेली अपने माथे पर मार कर कहा कि ओ हो संजय के पिताजी, बस बस मैंने कह दिया है ना कि आप यहीं पर रहेंगे संजय के पास, तो मतलब यहीं पर रहेंगे, बस हो गया फैसला। आप संजय को अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। देख रहे हैं ना आप संध्या की हालत कैसी हो गई है, पागल हो जाएगी ये। ऐसा तो नहीं है कि आपको पुश्तैनी हवेली का रास्ता नहीं पता है। मैं आपको आने के लिए मना कर रही हूँ। गाड़ी निकालिएगा और हर हफ्ते आ जाइएगा मुझसे मिलने के लिए, सबसे मिल भी लीजिएगा, समझे आप। इतना कहकर उसने भी संध्या की तरफ देखा और बोली कि आप ठीक है ना, अब तो तुझे कोई परेशानी नहीं है, नहीं छोड़ रहे हैं हम तुम्हारे संजय को यहाँ पर अकेला। संध्या ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर उसने भी बिना कुछ बोले ही संध्या के गले लग गया और अपनी पकड़ कसता हुआ बोलता है कि माँ मैं आपके साथ ही जाऊंगा, मैं आपके बिना यहाँ पर नहीं रुकूंगा, मुझे पापा के साथ नहीं रहना है, आपके साथ रहना है, प्लीज़ माँ मुझे भी साथ में लेकर चलिए, मैं आपके साथ ही चलूंगा। अब संध्या मना नहीं कर पाई और वो रुद्र की तरफ देखते हुए, तो रुद्र अभी छोटा था लेकिन वो अपने मन ही मन डिसाइड कर चुकी थी कि वो कुछ ना कुछ करके अपने एक बच्चे को तो संजय के पास जरूर छोड़ देगी, क्योंकि ऐसे संजय अपने बच्चों को यहाँ पर नहीं देखेगा तो और भी ज़्यादा परेशान रहेगा। बस देखते ही देखते फिर क्या था, दिग्विजय सिंह जी और संजय वहीं पर खड़े रहते हैं और चंद्रकला अपनी बहू और पोतों को लेकर पुश्तैनी हवेली के लिए चली गई थी। उनके जाते ही दिग्विजय जी ने भी अब संजय की ओर देखा और कहा कि मिल गई ना तुझे तसल्ली, पड़ गई ना तुझे शांति, अपनी बीवी को घर से निकाल दिया और साथ ही साथ मेरी बीवी को भी इस घर से निकाल दिया, चली गई मेरी बीवी भी इस घर से। अब तो तुझे सुकून मिल गया होगा, ठंडक मिल गई होगी ना, अब रहे यहाँ पर हम दोनों ही रहेंगे और कोई भी नहीं। सुबह शाम मुझे टाइम से खाना भी तू ही देगा, दवाई भी तू ही देगा, अगर मुझे कुछ भी हो गया ना तो तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ेगी नहीं, समझा। तो हर चीज़ मुझे टाइम से चाहिए होगी। इतना कहकर दिग्विजय जी भी थोड़ा सा गुस्से में अपने कमरे की तरफ चल देते हैं। तो वहीं संजय भी अभी बहुत ही ज़्यादा उदास मन से अपने कमरे में आ जाता है। इस वक्त संजय को भी बुरा तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा था, उसकी आंखों से भी हल्के हल्के आंसू टपकने लगे थे। इसी के साथ फ्लैशबैक एंड होता है। संजय अपने कैबिन में बैठा हुआ था, रात के 1 बजे का समय हो रहा था लेकिन अभी तक वो घर नहीं गया था। इधर दूसरी तरफ दादाजी भी गार्डन में बैठे हुए तीनों ही बाप बेटे का इंतजार कर रहे थे। दादाजी के चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा परेशानी दिख रही थी और तभी एक गाड़ी आकर प्रताप हाउस के गार्डन में रुकती है। उसमें से रुद्र बाहर निकलता है। उसने जोर से गाड़ी का गेट बंद किया और फिर सीधा गुस्से से तमतमाता हुआ घर के अंदर आने लगता है। और तभी दादाजी बोलते हैं कि रुद्र, आज नील कहाँ पर रह गया, वो नहीं आया क्या? तो रुद्र ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से किट्टू का चेहरा एकदम आ गया और वो पल एकदम से याद आ गया जब संजय ने उसे थप्पड़ मारा था। रुद्र ने भी बिना किसी जवाब के अंदर की तरफ चला गया। उसके जाते ही एक और गाड़ी प्रताप हाउस के गार्डन में आकर रुकती है। दादाजी ने भी अब दूसरी गाड़ी की तरफ देखा तो उस गाड़ी में से नील गाड़ी से बाहर उतरता है और फिर दादाजी ने भी नील की तरफ देखा और कहा कि आज सूरज पश्चिम से उगा है क्या? तुम दोनों ही भाई अलग अलग कुछ हुआ है क्या? तुम दोनों के बीच में ऐसे क्यों लग रहा है मुझे? दोनों की ही लड़ाई हुई है। नील बोलता है कि दादाजी, रुद्र ने मुझसे लड़ाई कर ली है। नील ने इतना ही कहा था कि इतने में ही रुद्र की आवाज आती है जो कि बालकनी में खड़ा हुआ दादाजी और नील को ही देखे जा रहा था। वो जोरों से गुस्से से चिल्लाता हुआ बोलता है कि दादाजी, भाई झूठ बोल रहा है, मैंने इससे कोई भी लड़ाई नहीं करी है, बहुत ज्यादा झूठा है ये, बल्कि इसने ही एक लड़की के लिए मुझे पापा से पिटवा दिया है और साथ ही साथ मुझसे खूब ज्यादा लड़ाई भी की है। नील ने हैरानी से नजर उठाकर रुद्र की तरफ देखा और फिर दादाजी की ओर देखकर कहा कि अरे दादाजी, आपको लगता है कि क्या मैं अपने भाई से लड़ाई कर सकता हूँ, वो भी किसी लड़के के लिए, या मैं किसी लड़की से इसे पिटवा दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। दादाजी ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और रुद्र जो कि अभी भी बालकनी में खड़ा हुआ गुस्से से नीचे देख रहा था, उसने भी अपनी बाजू को फोल्ड करते हुए कहा कि मैं सच कह रहा हूँ दादाजी, मेरी बातों पर यकीन करिए, पता नहीं वो खरगोश सी लड़की ने इस पर क्या जादू कर दिया है, क्या जादू कर दिया है, और फिर इसने भी अपने भाई को उसी की लड़की के सामने बेइज्जत किया है, उसी लड़की के सामने पिटवा भी दिया है। ना तो मैं इसे छोड़ूंगा और ना ही मैं उस खरगोश जैसी लड़की को छोड़ूंगा। अब दादाजी ने भी एक नज़र रुद्र की तरफ
तरफ देखा और फिर बोलते हैं कि तेरे मुँह से आज पहली बार किसी लड़की का ज़िक्र सुन रहा हूँ मैं रुद्र, समझा? तो रुद्र ने भी गुस्से से दाँत पीसते हुए कहा कि बहुत हुआ है दादाजी, बहुत ज़्यादा। मेरा दिमाग ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं मैं उस लड़की को। वो मुझे कहीं भी दिख गई ना तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ उसके साथ। नील ने भी हंसकर कहा कि क्या करेगा तू? प्रताप खानदान की बहू बनाएगा क्या उसे? तो रुद्र ने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहा कि उसकी औकात है प्रताप खानदान की बहू बनने की। हाँ हाँ, तुझे ना उससे शादी करनी है तो फिर बात अलग है। ये सुनकर तो नील ने भी हंसकर कहा कि अरे यार, मुझसे बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा। मेरी बहन है वो, लेकिन प्यारी बहुत है। चल कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, शुभ के साथ उसका टाँका भिड़ जाएगा तो फिर अच्छी ही बात है। रुद्र काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नील को देखे जा रहा था और फिर अंदर की तरफ चला जाता है। उसके जाते ही नील ने भी हंसकर दादाजी की तरफ देखा और फिर दादाजी ने भी कहा कि आखिर हुआ क्या है। उसके बाद नील ने ऑफिस में जो कुछ भी हुआ था वो सारी बातें दादाजी को बता दिया था। दादाजी भी बहुत ही हंसकर बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, रुद्र को ऐसे रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। नील और दादाजी भी वहीं पर गार्डन में बैठ गए और फिर नील ने कहा कि वही तो दादाजी, वही तो मैं बता रहा हूँ, उस लड़की ने रुद्र को बचाया और फिर इस गधे को इतनी सी बात भी नहीं समझ में आ रही है। बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा वीक है वो। हम दोनों ही भाइयों को लड़ता हुआ देखकर बेचारी चुपचाप से ऑफिस से चली गई और काम के लिए भी मना कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, इसे समझाऊं या फिर उस लड़की को वापस से जॉब पर रखूं। दादाजी बोलते हैं कि पहले तू ना इसे समझा, ये समझ जाएगा तो फिर उसे वापस से जॉब में खुद ही रख लियो तू। अच्छा ये सब कुछ छोड़ो, संजय कहाँ पर है? वो अभी तक घर नहीं आया। तो नील ने भी हैरानी से बोला कि अच्छा पापा घर नहीं आए मतलब? तो दिग्विजय जी ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं तो मैं इस 10 बजे से यहाँ पर ही बैठकर तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, 1 बज गया है लेकिन संजय तो अभी तक नहीं आया। नील हैरानी से खड़ा हो गया और फिर उसकी आंखों के सामने वो पल एकदम से घूमने लगा जब उसने अपने पापा को ताना मारा था। नील भी जल्दी से वापस में आकर गाड़ी के पास जाता हुआ बोला कि दादाजी मुझे लगता है कि पापा ऑफिस में ही है, वो आज घर नहीं आए हैं, मैं लेकर आता हूँ पापा को। इतना कहकर वो भी अब गाड़ी लेकर वहाँ से सीधा प्रताप इंडस्ट्रीज के लिए चला जाता है। दादाजी भी नील को जाता हुआ देख रहे थे और फिर वो भी अंदर की तरफ आ जाते हैं। तो वहीं नील ने भी गाड़ी प्रताप इंडस्ट्रीज के बाहर आकर रोकी। प्रताप इंडस्ट्रीज में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सुनसान पड़ी हुई थी। नील जल्दी से गाड़ी से उतरा और भागता हुआ बिल्डिंग के अंदर चला गया। थोड़ी ही देर में कॉरिडोर से होता हुआ वो सीधा अपने पापा की कैबिन के पास गया। उसने कैबिन का दरवाज़ा खोला तो संजय वहीं पर कैबिन पर लीन होकर बैठा हुआ था। उसने अपना सर टेबल पर रखा हुआ था तो वहीं बैठा बैठा वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। नील ने भी एक कदम संजय की तरफ आगे बढ़ाया तो अचानक ही उसके दिल की धड़कनें एकदम से धक्क सी होती हैं। उसे खुद पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था कि उसने क्यों अपने पापा को ताना मारा था, क्यों अपने पापा को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा था, जबकि संध्या ने उसे बहुत ज़्यादा समझा बुझा कर यहाँ पर भेजा था। उसके बाद भी उसने अपने पापा की दुखती हुई नस पर हाथ रख दिया था। फिर वो भी अपने पापा के करीब आया और उसने भी अपना एक हाथ अपने पापा के सिर पर रखकर आराम से फेरा और तभी संजय की नींद एकदम से टूट जाती है। उसने भी अपना चेहरा उठाकर ऊपर की तरफ देखा। नील को वहाँ पर देखकर वो बोलता है कि तुम अभी तक घर नहीं गए? नील बोलता है कि पापा आप भी तो घर नहीं गए हो ना, चलिए दादाजी वेट कर रहे हैं हम दोनों का। संजय ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और वो भी अपनी चेयर से उठ गया। उसने भी अपने चेहरे पर अपना हाथ फेरा और फिर अपना लैपटॉप का बैग उठाया और बिना नील की तरफ देखे ही कैबिन से बाहर चला गया। तो वहीं नील आज उसे अपने पापा को देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था और कहीं ना कहीं संजय पर थोड़ा थोड़ा सा तरस आ रहा था और खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो करता भी क्या, वो चुपचाप से अपने पापा के पीछे पीछे चल देता है। थोड़ी ही देर में वो दोनों ही प्रताप हाउस के अंदर आ चुके थे। संजय अपने कमरे में जा रहा था और नील जो उन्हें जाता हुआ देख रहा था। नील बोलता है कि क्या आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊँ? तो संजय ने भी बिना पलटे ही कहा कि नहीं रहने दो, मुझे भूख नहीं लगी है, बहुत ज़्यादा ताने खाता हूँ ना मैं, ताने खा खा कर पेट भर गया है मेरा। ये सुनकर तो नील को अब एक बार फिर से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वहीं दादाजी ने भी थोड़ा सा गुस्से में नील की तरफ घूर कर देखा तो नील ने कहा कि ऐसे मत देखो दादाजी मुझे, वरना मैं वापस से चला जाऊंगा हवेली, समझे आप? तो दादाजी बोलते हैं कि बस यही तो प्रॉब्लम है ना इस घर की, किसी को भी कुछ भी मत कहो, किसी को घूर कर देखो भी मत। इतना कहकर वो भी अब चुपचाप से गुस्से से तमतमाते हुए अपने कमरे में चला गया। तो वहीं नील भी सोफे पर आराम से बैठकर
अपना पैर पटकता हुआ बोलता है कि रुद्र भी गुस्सा है, पापा को भी नाराज कर दिया है और फिर अब दादाजी वो तो डायलॉग मारे बिना रहते ही नहीं, हर वक्त बस डायलॉग सुनाने में लगे रहते हैं। अगली सुबह रुद्र की जब आंखें खुलती हैं तो उसके सामने नील एक ट्रे लेकर खड़ा हुआ था। रुद्र को तो बहुत ही ज्यादा हैरानी हो रही थी। उसने भी 2-3 बार अपनी पलकें झपकाई और फिर नील को देखा और फिर से पलट कर सो गया और बड़बड़ाता हुआ बोलता है कि आज संडे है। नील ने भी ट्रे वहीं पर नाइट स्टैंड पर रखी और फिर उसके पास आकर बैठ गया और फिर उसके बालों को सहलाता हुआ प्यार से बोलता है कि ओ रुद्र, नाराज हो गया क्या? क्यों नाराज हो गया है मुझसे मेरा भाई? तो रुद्र ने भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। नील फिर से बोलता है कि अरे यार सुन तो ले सही, तू सच में नाराज हो गया है क्या मुझसे? एक बार मेरी बात तो सुन ले प्लीज। अच्छा मेरी एक बार बात सुन ले। रुद्र ने भी अब कोई रिएक्ट नहीं किया था। नील फिर से बोलता है कि अरे यार तू तो सारी गलती मेरी ही निकाल रहा है, सब मैं ही गलत हूँ क्या? मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तूने उस लड़की को ऐसे बोला ना, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, अपनी माँ को संभालती है वो, उसके पापा कहाँ है उसे भी नहीं पता है, अपने पापा को भी ढूंढती है वो। एक तू है कि उसे उल्टा सीधा बोले जा रहा था। ये सुनते ही रुद्र ने भी अब इस बार पलट कर नील की तरफ घूर कर देखा तो रुद्र ने भी अपना एक हाथ अपने सिर के नीचे लगाया और फिर नील की तरफ देखकर गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोलता है कि ऐसे ही लड़कियां होती हैं जो बेवकूफ़ बनाती हैं लोगों को, समझा तू? किसी दिन ये खरगोश सी लड़की भी ना तेरा बेवकूफ़ बनाकर चली जाएगी और तू कुछ भी ना कर पाएगा। बस देखते रहना इस पागल सी लड़की को। नील अब हल्के से गुस्से में रुद्र की तरफ देखा और बोलता है कि ओ वो पागल हो गया है क्या तू? यार बिल्कुल पागल है तू। तुझे क्या लगता है कि मुझे कोई लड़की बेवकूफ़ बना सकती है क्या? यह सुनकर तो रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर से लेटकर अपना चेहरा दूसरी तरफ तकिए में छुपा लिया। तो नील ने भी रुद्र के मुंह से वो तकिया हटाया और बोला कि तुझे उस लड़की पर तरस नहीं आता है क्या? एक बार भी तुझे उसके लिए जरा सा बुरा नहीं लगता है क्या? रुद्र बोलता है कि नहीं आता है तरस, नहीं आता है तरस। फिर उसने नील की तरफ देखा और कहा कि तू एक बात बता, वो मेरे कमरे में क्या कर रही थी, बता मुझे। तो नील ने बोला कि मजबूरी में भी तो हो सकती है ना वो लड़की। रुद्र ने कहा कि ऐसी कौन सी मजबूरी होगी कि किसी के साथ रात गुजारने के लिए भी तैयार हो गई वो? ऐसी किसी की भी कोई मजबूरी नहीं होती है। नील बोलता है कि अब मुझे क्या पता यार, ये तो उसे ही पता होगा ना कि उसकी क्या मजबूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। रख लेते हैं ना उसे जॉब पर प्लीज़। रुद्र ने कहा कि तो मुझसे तू क्या पूछने के लिए आया यहाँ पर? रख लेना, वैसे भी तूने उसके सामने मुझे इतना ज़्यादा बेइज्जत तो कर ही दिया है ना। अच्छा ही है, धीरे धीरे तुझ पर अपना कंट्रोल कर लेगी वो और फिर तुझे अपने इशारों पर भी नचाएगी, समझा तू? तो नील बोलता है कि यार तू ना बिल्कुल पागल है, तुझे क्या लगता है कि मैं उस लड़की के इशारों पर नाचूंगा? अरे तुझे कैसे समझाऊं, मुझे तो पहले से ही कोई। तो नील ने भी इतना ही कहा था कि तभी रुद्र ने भी अपनी आंखें छोटी कर ली और फिर उसकी तरफ घूरने लगा। वो जल्दी से उठकर बैठ गया और फिर नील की तरफ देखने लगता है। तो वहीं नील वो तो अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगा था, वो तो जैसे अपनी बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा था। तो रुद्र ने भी नील का चेहरा एक हाथ से पकड़ा और फिर अपनी तरफ घुमाकर बोला कि बात पूरी कर, पूरी बात कर मुझे। रुद्र एक एब्रो चढ़ाकर नील की तरफ देखे जा रहा था। उसे इतना तो समझ में आ गया था कि नील की जिंदगी में किसी न किसी लड़की ने एंट्री तो जरूर कर ली है, लेकिन उसने ये बात किसी को भी अभी तक नहीं बताई है। तो वहीं नील अभी इधर उधर देखने की एकदम से नाकाम कोशिश करते हुए बोलता है कि कौन सी बात कर रहा है तू? मुझे ना किसी बात के बारे में नहीं पता है, किसी बात की बात नहीं कर रहा मैं। चल चल अब जल्दी से खड़ा हो जा, आज संडे है ना, तो फिर क्या हुआ, नहाएगा नहीं क्या? खाना नहीं खाएगा क्या? खाना तो तुझे खाना ही पड़ेगा ना। चल जल्दी से जा, खड़ा हो जा और रेडी हो जा। इतना कहकर नील भी उठकर जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी रुद्र ने भी उसका हाथ पकड़ लिया और फिर वापस से उसे बेड पर खींचते हुए बोला कि चुपचाप से यहाँ पर बैठ और अपनी बात को पूरी कर, समझा तू? मैं जानता हूँ कि तू जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है, ज़्यादा स्मार्ट मत बन, वरना मैं माँ को फ़ोन करके सब कुछ बोल दूंगा कि नील ने उनके लिए एक बहुत बढ़िया सी बहू ढूंढ ली है। तो नील ने भी अपनी आंखें छोटी की और बोला कि मैंने ऐसा कब कहा कि मैंने माँ के लिए बहू ढूंढ ली है? नमक मिर्ची लगाकर माँ को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं तुझे, कोशिश भी मत करना कुछ भी उल्टा टेढ़ा बोलने की माँ को, वरना तू जानता नहीं है अपने भाई का गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा करूंगा, तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। रुद्र बोलता है कि हाँ हाँ जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, कल रात ऑफिस में देख भी लिया है। एक मामूली सी चीप सी लड़की के लिए तूने मुझ पर कितना ज़्यादा गुस्सा किया था, यहाँ तक मुझे मारने के लिए भी तैयार हो गया था तू। किट्टू को रुद्र ने जब चीप बोला तो नील को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे फिर से रुद्र पर गुस्सा आ रहा था। वो बेड से उठकर बोलता है कि रुद्र, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ कि वो लड़की पहले ही किस्मत की मारी है, बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी ज़िंदगी से, समझा तू? उसे उल्टा सीधा मत बोल। रुद्र ने भी अपना गुस्सा जैसे तैसे कंट्रोल किया और फिर से बोलता है कि अच्छा उस खरगोश को तो तू छोड़ ही दे, तू ये बता कि कौन है वो लड़की और कहाँ मिली तुझे? एक बात बता, तुझे तो शहर में आए हुआ 1 महीना भी नहीं हुआ है सही से और तूने मेरे लिए मेरी भाभी भी ढूंढ ली। वैसे ये बता
लड़की अच्छी तो है ना, तुझे पसंद तो है, उस लड़की की तरह गोल्ड डिगार तो नहीं है ना, मुझे ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो नील ने भी अब टोकने के बाद रुद्र ने फिर से अब किट्टू को गोल्ड डिगार बोल दिया था। तो अब तो नील से भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने भी नाश्ते की प्लेट जो कि भी वो साथ में लेकर आया था उसे उठाया और बोला कि अपना नाश्ता बनाकर खुद ही खा ले और मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है तुझे, समझा? तू ना कभी नहीं सुधर सकता, तेरे कर्म ही नहीं है तुझे खाना दे दूं मैं। तुझे लाख समझाने के बाद भी तू किट्टू को ऐसे ही बोले जा रहा है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना कहकर नील भी थोड़ा सा नाराज होकर वहां से जाने लगा और तभी रुद्र ने भी अब अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और फिर थोड़ा सा धीरे से बोलता है कि अच्छा ठीक है, अगली बार कभी नहीं बोलूँगा, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, लेकिन उस लड़की के बारे में तो बता देना जिसे तूने पसंद किया है, जो तुझे एकदम से पागल कर गई है। रुद्र की बात सुनकर तो नील भी एकदम से रुक गया और उसने भी पलटकर रुद्र की तरफ देखा और बोला कि तू जानना चाहता है कि मुझे किस लड़की से प्यार हो गया है? तो रुद्र ने भी अब नील के मूड को नहीं समझा और फिर सीट ही मारते हुए बोला कि हाँ और क्या, जरूर जानना है मुझे, मैं भी तो देखूं कि मेरी होने वाली भाभी कैसी है, मुझे भी तो पूरा हक है देखने का कि नीलकंठ प्रताप सिंह को कौन सी लड़की पसंद आ गई है। तो नील ने भी अपने हाथ बांध कर कहा कि अगर तू उस लड़की के बारे में सुनना चाहता है, तो कि मेरी पसंद को देखना चाहता है, तो फिर तुझे किट्टू को ऑफिस लेकर आना पड़ेगा, उसे जॉब पर रखना पड़ेगा, उसके साथ ढंग से बात करनी पड़ेगी। यह सुनकर तो रुद्र के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं और गुस्सा भी थोड़ा थोड़ा आने लगा था। उसकी आंखों में गुस्सा एकदम से उतर आया और वो गुस्से से बोला कि नील, तुझे नहीं लगता है कि तू उस खरगोश जैसी लड़की को मेरे और अपने बीच में ज़्यादा ही लेकर आ रहा है, कुछ ज़्यादा ही हम दोनों के बीच में आ रही है वो खरगोश, वो हम दोनों भाइयों के बीच में क्या कर रही है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। उसे साइड कर तू पहले, मैं उस लड़की का जिक्र भी नहीं सुनना चाहता हूँ अपने सामने, ऑफिस में लाना तो दूर की बात है। नील बोलता है कि तो ठीक है, मैं भी तुझे नहीं बताऊंगा कि मुझे कौन पसंद आई है, मैं भी तुझे तेरी भाभी से नहीं मिलवाने वाला, समझा तू? इतना कहकर नील भी वहां से जाने लगा। तो वहीं रुद्र ने भी काफी ज्यादा गुस्से से अपने पैर को पटका और फिर बड़बड़ाता हुआ वॉशरूम की तरफ जाता हुआ बोलता है कि ठीक है, मत बता तू मेरी भाभी के बारे में, मुझे भी क्या है, एक ना एक दिन तो शादी करके उसे घर ही लेकर आएगा ना, तब देख लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। इतना कहकर वो भी अब बड़बड़ाता हुआ सीधा वॉशरूम के अंदर चला गया। तो वहीं नील भी अब अपने खाने की ट्रे लेकर वहां से चला गया था। थोड़ी देर के बाद रुद्र भी शावर के नीचे खड़ा हुआ था और उसके कानों में नील की कही हुई सारी बातें घूम रही थी कि अगर वो उसकी पसंद से मिलना चाहता है, उसकी भाभी से देखना चाहता है, तो फिर किट्टू को वो ऑफिस लेकर आएगा, उसे जॉब देनी पड़ेगी उसे। तो रुद्र ने भी अपनी आंखें खोली और गुस्से में खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है कि मैं नहीं लेके आने वाला हूँ उस लड़की को, उस लंगड़ी को तो मैं अपने ऑफिस में कभी भी नहीं लाऊंगा। रुद्र फिर से अपने कमरे में आया और फिर उसने भी अब सिंपल सा लोवर टी शर्ट पहना, क्योंकि आज संडे था तो उसे ऑफिस नहीं जाना था। फिर वो भी अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों से होता हुआ सिटिंग एरिया में आ जाता है। सब डाइनिंग टेबल पर आराम से बैठे हुए थे सिवाय संजय के, दादाजी और नील जो कि ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रुद्र भी आकर उनके पास में ही बैठ गया था। उसने नील की तरफ देखा लेकिन नील ने रिएक्ट ही नहीं किया, उसने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। रुद्र ने भी गुस्से से दांत पीसते हुए कहा कि आखिर प्रॉब्लम है क्या है तेरी, क्या प्रॉब्लम है तेरी? तो नील भी अकड़ के साथ बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी, मैंने कब तुझसे कहा कि मेरी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन तू किट्टू को ऑफिस लेकर आ। तो रुद्र भी काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि नहीं लेकर आऊंगा, मैं उस लड़की को नहीं लेकर आऊंगा, नहीं लेकर आऊंगा। जिस लड़की की वजह से मेरे और तेरे बीच में लड़ाई हुई ना, जिस लड़की की वजह से पापा ने मुझे थप्पड़ मारा है, पापा ने मेरे ऊपर गुस्सा किया है, जिस लड़की की वजह से पहली बार मेरे तेरे बीच में इतना ज़्यादा मन मुटाव हुआ है, जिस लड़की की वजह से पहली बार हम दोनों ही अलग अलग घर आए हैं, मैं उस लड़की को अपने ऑफिस में लेकर कभी भी नहीं आऊँगा। और इनफैक्ट मेरा बस चलेगा तो फिर मैं उस लड़की को इस शहर में भी अब नहीं रहने दूंगा। वो लड़की मुझे बस एक बार दिख जाए, फिर देखना मैं क्या करता हूँ उस लड़की के साथ। इतना कहकर रुद्र भी वहाँ से गुस्से से जाने लगा। तो नील भी अब रुद्र को जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन वो देख रहा था कि किट्टू के नाम से रुद्र को कितना ज़्यादा गुस्सा आता है। नील भी अब अपनी जगह से खड़ा होकर बोलता है कि तो ठीक है, मैं भी तुझसे तब तक बात नहीं करूंगा जब तक तू किट्टू को ऑफिस लेकर नहीं आ जाता है। मैं भी ना तेरा ही भाई हूँ, जितना तू जिद्दी है उतना ही मैं भी जिद्दी हूँ। आज से तेरी मेरी बात बंद। तू एहसान मानने की बजाय उस लड़की पर शक कर रहा है, उस लड़की को उल्टा टेढ़ा बोल रहा है, तुझे तो शर्म आनी चाहिए, पागल कहीं का। रुद्र ने भी नील की बात नहीं सुनी और फिर कमरे में चला गया। सारा नज़ारा संजय भी अपने कमरे के बाहर खड़ा होकर देख रहा था। इसे भी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था रुद्र के ऊपर। फिर वो अपने मन में
खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है कि मान जाओ रुद्र प्लीज़, किसी की मजबूरी पर ऐसे शक नहीं करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हो तुम, उस लड़की पर शक करके, उस मासूम सी लड़की को टॉर्चर करके। मैंने उस लड़की को एक बार देखा है, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई देखी है, सच्चाई दिखती है उस लड़की की आंखों में। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इधर दूसरी तरफ रुद्र भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपने कमरे में आ गया और इधर उधर चक्कर लगाने लगा। नील भी चुपचाप से दादाजी के पास बैठकर खाना खा रहा था और अचानक ही उसकी नज़र संजय पर पड़ती है, जो कि अपने कमरे के बाहर ही खड़ा हुआ कुछ सोच रहा था। नील बोलता है कि आ जाइए पापा, नाश्ता कर लीजिए, बना दिया है मैंने। नील की बात सुनकर संजय भी सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आ गया और फिर उनके दोनों के पास बैठकर नाश्ता करने लगता है। एक संडे का ही दिन ऐसा होता था कि जब सब लोग बैठकर साथ में नाश्ता करते थे, लेकिन आज भी रुद्र उनके बीच में नहीं था। वो तीनों ही चुपचाप से नाश्ता कर रहे थे। इस बात से ना तो दादाजी को कोई फर्क पड़ रहा था और ना ही संजय को पड़ रहा था, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि रुद्र और नील कितना भी एक दूसरे से दूर हो जाए, लेकिन फिर भी दूर नहीं हो सकते हैं। नील को थोड़ी सी टेंशन तो हो गई थी रुद्र के लिए, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि रुद्र उसे मनाने के लिए ज़रूर आएगा, ज़रूर झुकेगा उसे मनाने के लिए, क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत नहीं थी जो रुद्र को झुका दे। अगर कोई झुका सकता था तो वो था नील, जो अपने भाई को झुका सकता था और शायद आने वाले समय में किट्टू उसे झुका सकती थी। और तभी नील का फ़ोन वाइब्रेट होता है। नील ने भी अपना फ़ोन देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसकी मुस्कुराहट देखकर कोई भी ये कह सकता था कि अवनी का फ़ोन आया है। तो नील ने भी अब अपना फ़ोन उठाया और फिर दादाजी और संजय की तरफ देखकर बहुत ही धीरे से बोला कि बहुत ज़रूरी कॉल आ रहा है, रिसीव करके आता हूँ, आप लोग आराम से बैठकर नाश्ता कीजिए। इतना बोलकर नील ने भी जल्दी से अपना फ़ोन उठाकर बाहर गार्डन की तरफ भागकर आ जाता है। उसने भी जल्दी से फ़ोन को रिसीव किया और बोला कि हेलो टीचर जी, कैसी हैं आप। इधर दूसरी तरफ से अवनी की आवाज़ आती है कि आज संडे है, आज तुम्हें काम पर नहीं जाना है ना, तो फिर तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए। तो नील के चेहरे की मुस्कुराहट तो थोड़ी अब और भी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। नील बोलता है कि हाँ हाँ टीचर जी, बिल्कुल, मैं तो सच में यही चाहता हूँ। मैं तो सोच भी यही रहा था कि ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, तो फिर क्या मैं आ जाऊँ आज। तो अवनी बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल आ जाओ तुम, आज मैं फ्री हूँ, आज बच्चे भी नहीं आएंगे, मैं तुम्हें ज़्यादा पढ़ा सकती हूँ, मेरे पास पूरा टाइम है तुम्हें पढ़ाने के लिए। तो नील भी बहुत ही प्यार से बोलता है कि ठीक है टीचर जी, मैं अभी आता हूँ, बस आप थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा मेरा। इतना कहकर उसने भी अपना फ़ोन को जल्दी से कट कर दिया और फिर एक अंगड़ाई ली और फिर उसकी नज़र एकदम से बालकनी की तरफ जाती है, जहाँ पर रुद्र काफ़ी ज़्यादा गुस्से में खड़ा होकर उसे घूर रहा था। नील बोलता है कि जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए, चलेगा तू। तो रुद्र काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कुछ नहीं बोलता है और घूर कर अंदर चला जाता है। नील बोलता है कि मिलना है तो बता दियो, ले आ किट्टू को ऑफिस और मिलवा देता हूँ तेरी भाभी से भी तुझे। इतना कहकर नील अब घर के अंदर चला गया। तो वहीं रुद्र, उसका मन तो ऐसा कर रहा था कि पिलर में अपना सर अभी के अभी फोड़ ले, क्योंकि उसके अंदर भी अवनी से मिलने की बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा जागने लगी थी। अब वो देखना चाहता था कि उसके भोले भंडारे भाई को कौन सी लड़की पसंद आ गई। आखिर किस लड़की में इतनी हिम्मत आ गई कि नील जैसे लड़के को भी उसने अपने काबू में कर लिया। लेकिन जब तक वो किट्टू को ऑफिस लेकर नहीं आता, तब तक नील उसे अवनी से नहीं मिलवाने वाला था। थोड़ी ही देर में रुद्र ने देखा तो नील भी अब बाइक निकालता है और घर से चला जाता है। रुद्र का मन हो रहा था कि वो एक बार नील को फॉलो करे, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो एकदम से रुक जाता है। करीब आधे घंटे के बाद नील ने भी बाइक उसी एरिया के बाहर आकर रोकी जहाँ पर वो अवनी से पढ़ने के लिए जाता था। नील बाइक से उतरा और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ चुकी थी। अवनी का नाम सुनकर ही उसका दिल एकदम से खुश हो जाया करता था और आज भी उसका यही हाल था। नील बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा बनकर अवनी के घर की तरफ चला जा रहा था। थोड़ी देर के बाद वो अवनी के साथ उसी के आंगन में बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा था। अवनी उसे पढ़ा रही थी और उसकी नज़र तो बस अवनी पर ही टिकी हुई थी। नील पढ़ाई कम कर रहा था, अवनी को ज़्यादा देख रहा था, क्योंकि वो तो अवनी को देखने के लिए ही आता था। अवनी नील की तरफ देखते हुए बोलती है कि समझ आया, 2 + 2 4 होते हैं। नील बोलता है कि हाँ हाँ, 1 + 1 3 होते हैं। अवनी ने हैरानी से नील की तरफ घूर कर देखा तो नील भी अपने होश में वापस आया और बोला कि ओ वो क्या है ना टीचर जी, मैंने सुना नहीं। अवनी बोलती है कि ध्यान कहाँ है तुम्हारा, क्या सुन रहे हो तुम, मैंने कहा ना कि 2 + 2 4 होते हैं। तो नील बोलता है कि जी हाँ 2 + 2 4 होते हैं। अवनी बोलती है कि लेकिन तुमने कहा कि 1 + 1 3 होते हैं, ये कौन सा मैथ है तुम्हारा। नील ने भी अब हल्का सा शर्मा कर कहा कि टीचर जी, वो मेरी दादी कहती है कि अगर एक लड़की एक लड़के से शादी कर ले तो फिर वो ना 2 से 3 हो जाते हैं। तो अवनी के चेहरे पर भी अब हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन उसने भी अपनी मुस्कुराहट को स्ट्रिक्टली
कंट्रोल कर लिया और अंदर ही अंदर थोड़ा-सा मुस्कुराने लगी। उसे लगता था कि नील बहुत ही ज़्यादा शरीफ है, उसे कुछ भी नहीं पता है, उसे ऐसे दुनियादारी के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है, इसीलिए वो बिना सोचे समझे ही अपने दिल की बात उसे बोल देता है। अवनी को कहाँ पता था कि नील कितना ज़्यादा चंट चालाक है, वो तो डायरेक्टली ही उसके मुँह पर अपने दिल की बात बोल देता है। अवनी बहुत ही प्यार से बोलती है कि देखो, अपनी दादी की बातें ना तुम अपनी दादी तक ही रखा करो, यहाँ पर बस पढ़ाई की बातें होंगी, पढ़ाई की ही बातें किया करो, जो मैं बोलूँगी ना तुम्हें वही बोलना है, समझ आई बात? नील बोलता है कि लेकिन आप मुझे बताइए ना कि 1+1 3 कैसे होते हैं। अवनी के पास अब कोई भी जवाब नहीं था नील की बातों का। वो बोलती है कि तुम्हें नहीं पता है कि क्या शादी के बाद बच्चा भी हो जाता है ना, तो फिर तो नील बोलता है कि और बच्चा कैसे होता है। तो अवनी ने भी अपना सलाइवा गटका और फिर धीरे से बोलती है कि तुम फिलहाल इस क्वेश्चन पर ध्यान दो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो नील ने भी थोड़ा सा मासूम बनते हुए अपना पैर पटक के कहा कि नहीं नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि अगर एक लड़का और एक लड़की शादी कर लेता है तो फिर बच्चा कैसे हो जाता है उनका। अवनी ने भी अब इस बार थोड़ा सा गुस्से से दांत पीसते हुए कहा कि क्यों क्यों तुम मूवी नहीं देखते हो क्या, तुम्हें नहीं पता है क्या। नील ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और वो बहुत ही ज़्यादा मासूम सी शक्ल बनाकर अवनी की तरफ देखकर बोलता है कि सारा दिन मजदूरी करता हूँ टीचर जी, मूवी देखने का तो टाइम ही नहीं है ना मेरे पास, तो कैसे पता चलेगा मुझे। तो अवनी भी बहुत ही लाचारी से बोलती है कि तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है क्या। तो नील ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि जी नहीं। इतना कहकर उसने भी अपनी जेब में से एक कीपैड वाला मोबाइल निकाला और फिर अवनी की तरफ दिखाते हुए कहा कि ये वाला मोबाइल है मेरे पास। अवनी ने भी मोबाइल को देखा और कहा कि तो फिर तुम्हें कहाँ से नॉलेज होगी इन सारी चीज़ों की। अच्छा अच्छा, ये बताओ तुम्हारी उम्र क्या है। तो नील बोलता है कि जी 27 साल। अवनी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से नील को देखकर बोलती है कि 27 साल के सांड हो गए हो तुम, और तुम्हें ये नहीं पता है कि बच्चा कैसे होता है। तो नील ने फिर से मासूम सी शक्ल बनाते हुए ना में अपनी गर्दन हिला दी। हालांकि नील मन ही मन अवनी का बहुत ज़्यादा मजाक बना रहा था, क्योंकि उसे तो सब चीज़ पता थी, मगर वो जानबूझकर थोड़ा सा अवनी के सामने नाटक कर रहा था। और अवनी भी नील के क्वेश्चन से बचना चाहती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि नील के सवालों का जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो किसी के सामने कुछ भी ऐसे ही पूछ लेगा। अवनी नील की तरफ देखते हुए पूछती है कि देखो, तुम ना एक एंड्रॉयड मोबाइल ले लो और फिर उसके बाद गूगल पर सर्च कर लेना, तुम्हें सब चीज़ पता चल जाएगी। नील ने भी थोड़ा सा मासूमियत के साथ कहा कि गूगल गूगल ये कौन है। अब तो अवनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, नील को कैसे समझाए कि ये सारे क्वेश्चन वो कैसे बताएगी उसके सामने। वो कुछ सोच कर बोलती है कि अच्छा, आज इसमें अपने सवाल पर ध्यान दो तुम, फिर मैं तुम्हें ना बाद में बता दूंगी, 1-2 दिन में मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता दूंगी, ठीक है। आप तो खुश ना। तो नील ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर से वो 2-4 सम करने लगता है और फिर अवनी ने भी उसे लिख कर दे दिया था। तो नील अब कॉन्सेंट्रेट के साथ अपना काम कर रहा था, तो वहीं अवनी भी अब नील को देखे जा रही थी। वो मन ही मन अपने मन से बोलती है कि यार, ये 27 साल का है और इसे इतना भी नहीं पता है कि शादी के बाद तो बच्चे कैसे होते हैं। सच में कितना ज़्यादा इनोसेंट है ये, सच में बहुत ही ज़्यादा भोला है ये। मैंने तो आज से पहले ऐसा लड़का कभी भी नहीं देखा है अपनी लाइफ में। कितना ज़्यादा मासूम है, कितना ज़्यादा अच्छा है और कितना ज़्यादा स्मार्ट भी बहुत ज़्यादा है। ये देख कर तो लगता ही नहीं है कि ये मजदूरी करता होगा, और इसके शर्ट से महक भी कितनी अच्छी आती है, ऐसा लगता है कि कोई ब्रांडेड परफ्यूम लगाता है ये। पता नहीं क्यों मुझे इस पर थोड़ा थोड़ा सा शक होता है कभी कभी, लेकिन इसकी मासूमियत देखकर इस पर थोड़ा सा शक करने का मन भी नहीं करता है मेरा। अवनी नील को ही देखे जा रही थी और अपने मन में बड़बड़ाते जा रही थी, तो वहीं नील भी अपनी गर्दन झुकाकर अपने सम को सॉल्व कर रहा था। लेकिन वो अच्छे से जानता था कि अवनी उसे ही देखे जा रही है और उसी के बारे में ही बातें कर रही है। नील के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट आ चुकी थी। वो भी अपने मन ही मन बोल रहा था कि शक करना भी मत, शक करोगी तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल भी शक नहीं करना है तुम्हें मुझ पर, जब तक तुम्हें पूरी तरीके से सोच में ना डाल लूँ मैं, तब तक ना अपने बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा तुम्हें। लेकिन कभी कभी डर भी लगता है कि कहीं तुम मेरी सच्चाई सुनकर मुझे छोड़कर ना चली जाओ। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद तुम मेरी सच्चाई जानोगी तो तुम मुझसे दूर हो जाओगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा ही नहीं, कभी कभी नहीं बताऊंगा। तब तक नहीं बताऊंगा जब तक तुम पूरी तरीके से मुझसे प्यार नहीं करने लगोगी, जब तक तुम मुझे खुद से एक्सेप्ट नहीं करोगी, मुझ पर ट्रस्ट ना करने लगोगी, तब तक तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा मैं। तब तक तो बिल्कुल भी तुम्हें सच्चाई बतानी ही नहीं मुझे। नील भी अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था और तभी अवनी बोलती है कि नील, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। तो नील ने भी नज़र उठाकर अवनी की तरफ देखा और बोला कि मेरे पापा, मम्मी, भाई सब है मेरी फैमिली में, दादा दादी सब सब बहुत अच्छे हैं मेरी फैमिली में। अवनी बोलती है कि काफ़ी बड़ी फैमिली है तुम्हारी, तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलवाओगे। ये सुनकर
कर तो नील ने भी अपना सलाइवा गटक लिया उसकी आंखों के सामने। तो अब उसकी पूरी फैमिली एकदम से आ गई थी, खासकर उसके दो छोटे भाई जो बहुत ही ज़्यादा शैतान थे। उन दोनों की शक्ल एकदम से याद करके नील के चेहरे के रंग बदल गया था। नील ने भी झट से अपनी गर्दन नामे हिलाई और बोला कि टीचर जी, आपको मेरी फैमिली से क्यों मिलना है? क्यों मिलना चाहती हो आप मेरी फैमिली से? क्या आप मेरी शिकायत करोगी? तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या अवनी जान पाएगी नील की सच्चाई? और जब जान जाएगी तो क्या वो नील को एक्सेप्ट करेगी या कर देगी रिजेक्ट? क्या होगा नील और अवनी की लव स्टोरी का? और क्या रुद्र लेके आएगा किट्टू को ऑफिस में या फिर आएगा कुछ नया मोड़?